बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट टॉपिक बेटा जो डिस्कस करना है रिवाइज्ड पीएमसी सिलेबस में वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 10 है फर्स्ट ईयर की बुक में। बेटा इसमें बहुत ही ब्रीफ कर दिया है। अगर आप ओवरऑल देख लें तो बेटा इसमें गल्वेनिक सेल नहीं आपने करना, ठीक है। इसमें फ्यूल सेल नहीं करेंगे, इसमें जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो नहीं करनी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उसकी एप्लीकेशन भी नहीं करनी। जो टॉपिक आपको गिवन है प्रिसाइजली उसी पे फोकस करेंगे, उसी पे टाइम लगाएंगे। ठीक है बच्चों। बड़ा पहला टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड और आयन इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड ना आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन किन कंपाउंड्स में शो करती है, तो आप कहेंगे पर ऑक्साइड्स में। -1/2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सुपर ऑक्साइड्स में। +2 ऑक्सीजन का शो करता है जब ये OF2 ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना होता है। OF2 कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 भी होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ऑक्सीजन से बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा बेटा इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर सल्फेट है उसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, फास्फेट में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। डिफरेंट कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो है टू ब्रेक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट को और लाइसिस कहते हैं टू ब्रेक को। बट इसमें आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर बुक में देखें ना तो दोनों है, मोल्टन फॉर्म भी है, ये देखें टॉपिक वही खुला हुआ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट है फ्यूज्ड साल्ट यानी मोल्टन साल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड है, लेड क्लोराइड है, वो तो सिंपल होगा। उसमें कैथोड पे जो केटाइन है वो चला जाएगा, एनोड पे एनाइन चला जाएगा। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नो इशू। लेकिन जब कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्क्राइब करें, बड़ा इसमें फिर हमें ना 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। पहला ये है कि केटाइन अब 2 होंगे, जब सॉल्यूशन है ना उसमें 2 केटाइन्स होंगे। एक जो साल्ट हमें गिवन है लाइक NaNO3 की चलें बात कर लेते हैं, तो एक उसका केटाइन होगा जैसे सोडियम, और एक वाटर का केटाइन होगा जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम। अब ये कंपीट करेंगे, दोनों केटाइन कंपीट करेंगे कैथोड पे जाके रिड्यूस होने के लिए। तो इनमें से वो केटाइन रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी अब रिडक्शन हाइड्रोजन की होगी, सोडियम की नहीं हो सकती। बड़ा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है, ये रिड्यूस हो जाएगा। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट है, ये रिड्यूस नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है वो रिड्यूस होगा। कोई भी साल्ट दिया जाए आप उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। पर सेकंड पे एनोड पे एनाइन जाते हैं। अब एनाइन भी यहाँ 2 है, एक नाइट्रेट है, एक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड है। इनमें वो एनाइन डिस्चार्ज होगा, 2 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। उस एनाइन को डिस्चार्ज होना चाहिए जिसमें मोर ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन है, विच हैज़ मोर ईज ऑफ डिस्चार्ज, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। एंड नंबर 2 जिसकी कंसंट्रेशन हायर हो। सॉल्यूशन में जिस एनाइन की कंसंट्रेशन हायर होगी और जिसका मोर ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मोर ईज ऑफ डिस्चार्ज होगा, वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा। नाइट्रेट नहीं जा सकता, हाल दो कि इसकी कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल सॉल्यूशन में ज़्यादा है अभी, क्योंकि NaNO3 की आयोनाइजेशन से बना है। बट नाइट्रेट हैवियर है, इसका डिफ्यूजन रेट कम है, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी भी कम है। हाइड्रोक्सिल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकता है, नाइट्रेट में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करना शुरू कर देता है, और बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ नहीं करता। मैं एक जनरल रूल आपको बता देता हूँ। बेटा जो हैवियर एनाइन होते हैं ना, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट, ये जो हैवियर एनाइन है ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकेंगे। रीज़न वही 2, हैवियर होने की वजह से इनका डिफ्यूजन रेट ही बहुत कम होता है, और दूसरा इनमें नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो कोई भी साल्ट दिया जाए तो आपसे पूछा जा सकेगा कि एनोड पे कौन सा आयन आएगा और कैथोड पे कौन सा आयन आएगा, या ये कि एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा।
बट फिर थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें ना आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि जनरल बात लिखी हुई है, इससे रिलेटेड सारा कुछ देख लेना कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चारों चीज़ें आपको पता ही है। बड़ा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में डिप कर दिया जाए। कोई कंडीशन नहीं मेंशन की कि सोल्यूशन कौन सा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बस ये है कि जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया उसी का सोल्यूशन, ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के 1 मोलर सोल्यूशन में स्पेसिफिक कर दी है, मोलैरिटी 1 मोलर है, किसी भी इलेक्ट्रोड को उसी के 1 मोलर सोल्यूशन में डिप करें और साथ स्टैंडर्ड कंडीशंस हों, RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड और उसी का इलेक्ट्रोलाइट होता है विदाउट एनी कंडीशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इलेक्ट्रोड, उसका 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर होगा। फिर आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बुक में भी आप देखिएगा उसने ना एक जनरल डायग्राम बना के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की शो की है, एब्रीवेटेड एज शी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एब्रीवेटेड एज शी, SHE ये लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपसे पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1, ये पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ हुआ है, तो ये प्लैटिनम फॉयल एज इलेक्ट्रोड यूज़ होती है। नंबर 2, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ हुआ है, ये 1 मोलर HCl यूज़ होता है। नंबर 3, इसमें हाइड्रोजन गैस जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही होती है सॉरी, उसका प्रेशर कितना है, तो दैट हाइड्रोजन गैस इज़ इंट्रोड्यूस्ड एट अ प्रेशर ऑफ 1 ATM। बट इसमें जितनी हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, इन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी है। इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, आर्बिट्रेरीली टेकन एज 0। अच्छा, एक अब 1 मोलर HCl की ये वाली बात भी याद रख लेनी है कि 1 मोलर HCl इसमें एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है, उसकी pH क्या होगी, 0 होगी। 1 मोलर है ना, हाइड्रोजन आयन 1 मोल होंगे, बड़ा 1 का लॉग लें या माइनस लॉग लें, माइनस लॉग 1 0, इसलिए इसकी pH 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर इसकी मेजरमेंट के साथ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हेन कनेक्टेड विद जिंक शी एक्ट एज कैथोड, जब जिंक से कनेक्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड एक्ट करेगा, जिंक एज एनोड एक्ट करेगा। नंबर 2, व्हेन कनेक्टेड विद कॉपर, जब इसे कॉपर मेटल से कनेक्ट करेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, लेस रिएक्टिव है। कॉपर विल एक्ट एज कैथोड एंड शी एक्ट एज एनोड। कॉपर के साथ शी एनोड, शी मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कॉपर के साथ जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और जिंक के साथ ये एज कैथोड एक्ट करता है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। बेटा ये बैलेंसिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये इक्वेशंस गिवन होंगी और उस इक्वेशंस में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, या ये कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, किसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन या कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, या ये पूछा जा सकता है कि दोनों साइड के चार्जेस इक्वल करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने और कहाँ ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं MCQs में ये आपके साथ शेयर करता हूँ। बेटा उसके बाद है लर्निंग आउटकम्स। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, दे कैन बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स है, अगर वो गैल्वेनिक सेल में हो रहे हैं तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यानी दे कैन बी कैरीड आउट एट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और दे कैन बी कैरीड आउट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड दे कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। बाकी आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। उनके चार्जेस भी मेंशन कर दीजिएगा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और नेगेटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल में एंड सो ऑन। ये भी MCQs में कवर करता हूँ। बट नेक्स्ट है डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ होना रिडक्शन है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन को कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या जैसे बता रहे थे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा उसी तरह जब रिडक्शन को मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूँगा इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन रिड्यूस होने को कहते हैं, कम होने को। तो क्या कम हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो रिडक्शन हो रही है। चलो नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन यूज़ द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मैथड टू आइडेंटिफाई एटम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। अभी मैंने ऊपर बात की है। नेक्स्ट है जी, डिफाइन कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड शी। सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया। एमसीक्यूज में आपकी और फर्दर थोड़ी प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। कहते हैं डिफाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। बड़ा ये मैं कह रहा था, एक है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी 1 मोलर रख लेते हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 180 है। कहते हैं यूज़ द आयन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो अब इन सारी चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, ये एमसीक्यूज़ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज़। बट अभी मैं बता रहा था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। इसका मतलब इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। फर्स्ट में डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2, बट सेकंड एक आपसे एक इक्वेशन देकर ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये पूछा हुआ है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखनी है कितनी चेंज हुई है। बट ये FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट है, यहाँ आयरन +2 था, फेरस में +2 था, और आगे रिएक्शन में ये फेरिक सल्फेट में चेंज हो गया। SO4 के नीचे थ्राइस लिखा हुआ है, तो ये थ्राइस +3 वैलेंसी आयरन की थी, यहाँ फेरस +2 था, यहाँ फेरिक में आयरन +3 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की चेंज हुई है +2 से +3 में। सो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर क्रोमियम का पूछा जाता, बट इसमें क्रोमियम पूछा जाता तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में +6 है और क्रोमियम सल्फेट में +3 है। +6 से +3 में आएगा, यानी क्रोमियम रिड्यूस होगा। अगर क्रोमियम रिड्यूस हुआ है तो K2Cr2O7 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेरस सल्फेट Fe+2 से फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में चेंज हुआ है +2 से +3 में, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ है दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहरहाल आपसे पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन में क्या चेंज आया, तो चार्ली है +2 से +3। नंबर 3, बट थर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन Na2O2, कहते हैं सोडियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 होना चाहिए। थर्ड में अल्फा ऑप्शन आ जाएगा, ईजी था बिल्कुल। नंबर 4 है इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू। बट इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है। फ्लो ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटालिक कंडक्शन होती है, जिसको इलेक्ट्रोड कंडक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री आयंस फ्लो करते हैं। 4 में बीटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, विच आयन विल बी डिस्चार्ज मोर इजीली ऑन इलेक्ट्रोड। बट ये सारे एनाइन है, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो एनाइन में एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने होते हैं, इनमें सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा आयोडाइड। 2 रीज़न है, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 लेस है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और दूसरा लार्ज साइज़ की वजह से। तो इन तीनों में से आयोडाइड इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है बिकॉज ऑफ लार्जर साइज एंड लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 6 है व्हेन ब्राइन सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के 30% सोल्यूशन को ना 30% NaCl सोल्यूशन इज नोन एज ब्राइन। तो व्हेन ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड और डिपॉजिटेड एट द कैथोड। बड़ा कैथोड पे जाने थे केटाइन। ब्राइन में NaCl में एक तो Na+ सोडियम केटाइन है और एक हाइड्रोजन केटाइन है। अब हाइड्रोजन केटाइन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट है। तो H2 को रिलीज होना चाहिए कैथोड पे। जो बेटा नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा इसमें कॉपर जो है वो 0 से +2 में गया, अल्फा तो रिडॉक्स रिएक्शन है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है। मैग्नीशियम से Mg से MgO बनना, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Mg से HCl का रिएक्शन करके MgCl2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, ये भी रिडॉक्स है, जिसमें मैग्नीशियम 0 से +2 में जाते हुए ऑक्सीडाइज हुआ है।
और हाइड्रोजन +1 से 0 में आते हुए रिड्यूस हुआ है। डेल्टा एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, HCl एसिडिक ऑक्साइड है, बेस एसिड कंबाइंड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसे न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते। नंबर 7 था कि सिलेक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO4 ClO3 प्लस ClO3 -1 प्लस H2O टू फॉर्म ClO4 -1 MnO2 एंड OH नेगेटिव। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो जो अल्फ़ा ऑप्शन है MnO4, ये क्योंकि ये +7 से चेंज होके +4 में आया, तो बड़ा +7 से +4 में आना ये रिडक्शन है, और +7 से +4 में आना रिडक्शन का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जो ClO3 है, क्लोरीन +5 था, इसमें ClO4 +7 में चेंज हुआ है। +5 से +7 में जाना ऑक्सीडेशन है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो 8 में अल्फा ऑप्शन करेक्ट, MnO4 -1। क्योंकि आपसे पूछा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे होना चाहिए जो खुद रिड्यूस हुआ हो। तो MnO4 +7 से +4 में जाते हुए रिड्यूस हुआ है। नंबर 9 ये है कि विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एट द एनोड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपसे एनोड का प्रोडक्ट पूछा। एनोड में 2 एनायन कंपीट कर रहे हैं एनोड पे जाने के लिए, एक नाइट्रेट NO3- बटा एक OH नेगेटिव है। तो उन दोनों एनायंस में से अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि OH नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी नाइट्रेट से ज़्यादा होती है। तो OH नेगेटिव अगर एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा तो ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। मैंने बताया था नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट हैवियर एनाइन है, ये ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं होते। नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बीटा में +2 से +3 इंक्रीज हुआ है, ये ऑक्सीडेशन है। चार्ली में 0 से +2 में गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है, ये भी ऑक्सीडेशन है। डेल्टा में +2 से +4 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी ऑक्सीडेशन है। अल्फा जो है ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए ना, Br2 0 था, बेटा 0 से -1 में आया, तो इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से अल्फा को हमें रिडक्शन कहना चाहिए। नंबर 11 फंक्शन ऑफ शी व्हेन कनेक्टेड टू जिंक। अभी मैंने आपको बताया था कि जिंक के साथ जब कनेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज कैथोड। कॉपर के साथ ये एज एनोड एक्ट करता है। नंबर 12 बेटा 12 में आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ KMnO4 विद फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन नीचे गिवन है। इन दिस रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय फेरस सल्फेट इन द बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए फेरस सल्फेट FeSO4 में +2 है आयरन, या फेरिक सल्फेट में आते हुए +3 हुआ है, +2 से +3। तो +2 से +3 में आते हुए एक आयरन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। आपके पास 10 आयरन है, 10 Fe है, तो इसका मतलब है 10 Fe ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे। यूँ भी पूछा जा सकता है कि इसमें आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, या ये पूछा जा सकता है कि KMnO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। बट इसमें देखें कि यहाँ KMnO4 में मैंगनीज़ है +7 और MnSO4 में मैंगनीज़ है +2। +7 से +2 में जाते हुए ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक मैंगनीज़। आपके पास 2 मैंगनीज़ है, इसका मतलब 2 मैंगनीज़ ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। ये तो रिडॉक्स रिएक्शन का रूल है ना, जितने इलेक्ट्रॉन फेरस ने लूज़ करने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन मैंगनीज़ को गेन करने चाहिए, क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा। फेरस सल्फेट यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्सीडाइज होगा। चल तो 12 में अल्फा ऑप्शन है। बेटा लास्ट पे है इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सिंपल, एक बेसिक कंसेप्ट है एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, और इंटरनल सर्किट में ये फ्लो करते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। तो बेटा ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर। अब आपसे केमिकल बॉन्डिंग के अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अस्सलाम वालेकुम।